अकबर बीरबल और उल्टी नदी की पहेली। एक दिन दरबार की सुबह सामान्य नहीं थी। बादशाह अकबर की निगाहें चिंतित थीं और हाथ में वह एक सीलबंद पत्र पकड़े हुए थे। बीरबल, उन्होंने बुलावा भेजा, तुम्हें ये पत्र पढ़ना चाहिए। बीरबल ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, जहांपनाह, सलामत रहें। हमारे दक्षिणी प्रदेश बहराज के पास बहने वाली नदी वरुणा उल्टी बहने लगी है। गांव के लोग इसे अपशगुन मानकर भाग रहे हैं। कुछ ने कहा है कि पानी पत्थर की तरह जमता है, लेकिन ऊपर की ओर बहता है। अगर यह सत्य है तो यह प्रकृति का सबसे बड़ा उलटफेर है। कृपया इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी विद्वान को भेजें। गवर्नर सैयद शाह अमीर, बहराज। बीरबल ने आंखें तरेरी। नदी उल्टी बह रही है और पानी जमता है, पर ऊपर बहता है। अकबर बोले, क्या तुम मानते हो कि यह सच हो सकता है? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, हर रहस्य का कोई तर्क होता है, लेकिन इस तर्क तक पहुंचना आसान नहीं होगा। मैं बहराज जाऊंगा। बीरबल अपने साथ 2 विश्वस्त, एक कवि नाम माधव और एक मौन वैद्य सत्यसेन को लेकर रवाना हुए। रास्ता पथरीला और वीरान होता जा रहा था। एक मोड़ पर एक बूढ़ा फकीर मिला, जो जमीन पर कुछ अजीब निशान बना रहा था। बीरबल ने पूछा, बाबा, क्या आप इस नदी के बारे में जानते हैं? फकीर मुस्कराया। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए बोली, वरुणा उल्टी नहीं, बेकाबू हुई है। जैसे मनुष्य का मन उलझे तो कर्म उल्टा हो जाए। क्या इसका कोई अर्थ है? माधव ने पूछा। बूढ़ा फकीर बस मुस्कराया। नदी में मत उतरना जब तक चांद पूरे रूप में न हो, और फिर वह अचानक गायब हो गया। जब वे वरुणा नदी के किनारे पहुंचे तो एक भयावह दृश्य सामने था। पानी वाकई ऊपर की दिशा में बह रहा था, यानी स्रोत की ओर। नदी के एक छोर पर एक मंदिर, जो आधा डूबा हुआ था। किनारों पर कई जानवर मृत अवस्था में, जैसे कुछ विषैला हो। बीरबल ने वैद्य सत्यसेन से कहा, पानी का परीक्षण करो। सत्यसेन ने जांच की, फिर धीरे से कहा, इस पानी में एक अजीब सी धातु मिली है, जो सामान्य नहीं। यह पानी दिमाग पर असर कर सकता है, उलझा सकता है। माधव बोला, तो ये कोई प्राकृतिक परिवर्तन नहीं? नहीं, बीरबल बोला, यह किसी ने किया है, जानबूझकर। गांव में सिर्फ कुछ वृद्ध बचे थे, बाकी लोग भाग चुके थे। एक वृद्धा ने बीरबल को बताया, हर पूर्णिमा को नदी किसी को खींच ले जाती है। हजारों की चीखें सुनाई देती हैं, पर कोई नहीं दिखता। और मंदिर? बीरबल ने पूछा। वो वरुण मंदिर है। कोई कहता है वहां प्राचीन ऋषियों की आत्माएं हैं। कोई कहता है वहां कोई रक्षक है, जो अपने आने वाले विनाश से पहले चेतावनी दे रहा है। बीरबल ने वही रात मंदिर के सामने बिताने का निश्चय किया। पूर्णिमा की रात बीरबल, माधव और सत्यसेन ने नदी के सामने खामोशी से डेरा जमाया। अजीब आवाजें आने लगीं, सीटी जैसी, रोने जैसी, और फिर अचानक पानी में से एक रोशनी निकली। वो रोशनी एक लहर की तरह ऊपर उठी और मंदिर की छत से टकराई, और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। फिर एक छाया उभरी। वह मानव नहीं थी और न ही आत्मा जैसी, वह जैसे धुएं और जल की सम्मिलित संरचना थी। उसने कुछ बुदबुदाया, स्रोत को उल्टो, अन्यथा इतिहास दोहराया जाएगा। बीरबल चौंक गया। वह समझ नहीं पाया, यह चेतावनी थी या धमकी। बीरबल ने अगले दिन गुप्त रूप से नदी के स्रोत की ओर यात्रा की, और वहां उसे कुछ और ही मिला, एक गुप्त प्रयोगशाला। वहां रसायन तैयार किए जा रहे थे, जो पानी को भारी बनाकर उसका बहाव पलटा रहे थे। और एक दस्तावेज, परियोजना उल्टा नक्षत्र। बीरबल चौंका। दस्तावेज पर हस्ताक्षर थे, शेख अमीर, वही जो गवर्नर था। बीरबल ने गवर्नर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह पहले ही फरार हो चुका था। उसके महल से केवल एक आखिरी संदेश मिला, जब दुनिया के बहाव को कोई समझ नहीं सकता,
तो कभी कभी उसे उल्टा करना ही एकमात्र सत्य होता है। यह केवल शुरुआत है। और साथ में एक प्रतीक चिन्ह, एक उल्टा त्रिकोण जिसके मध्य में जल का बिंदु था। बीरबल ने अकबर को सब बताया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। बीरबल, ये महज एक षड्यंत्र नहीं, यह कोई गहरी योजना है, शायद सालों से चल रही। क्या यह सिर्फ एक नदी की उल्टी दिशा है, या किसी शासन, समाज या सोच को उलटने की तैयारी? बीरबल मौन था। और फिर एक संदेश आया। एक और नदी उत्तर में उसी दिशा में उल्टी बहने लगी थी। बीरबल अभी बहराज से लौटा ही था कि शाही दूत ने आकर एक और संदेश थमा दिया। जहांपनाह, उत्तर प्रदेश, उत्तर वर्षा की नदी गंधर्वा अब वरुणा की तरह उल्टी दिशा में बह रही है। यह महज संयोग नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत सल्तनत की नदियों को उल्टा मोड़ रही है, और शायद यह हमारी सोच को भी उलट देने की साजिश है। बीरबल कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, अगर दूसरी नदी भी वही लक्षण दिखा रही है, उल्टा बहाव, जल का जमाव और अजीब ध्वनियां, तो यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र है। हमें उत्तर वर्षा जाना होगा। बीरबल इस बार अकेले नहीं गया। उसके साथ अकबर ने एक खुफिया दार्शनिक मिर्जा आयान, एक ज्योतिषी वेदाचार्य वागीश और पुराने दास राही को भेजा। यात्रा के दौरान आकाश में लगातार उलझे हुए बादल थे, जिनका रंग सामान्य से गहरा नीला था, जैसे कुछ अदृश्य विकिरण वातावरण में घुला हो। रास्ते में उन्हें एक गुमशुदा गांव मिला। सब कुछ वहां था, लेकिन लोग नहीं। चूल्हों पर अधपका खाना, झूले पर अधल्ट का बच्चा, और दीवार पर एक अजीब आकृति, उल्टे त्रिकोण में बिंदु। बीरबल ने दीवार पर हाथ रखा। दीवार की ईंटें गर्म थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उसे तेजी से जलाया हो। यह कोई संकेत है, डराने की, चेतावनी की, या शायद स्वागत की। उत्तर वर्षा में गंधर्वा नदी की स्थिति और विचित्र थी। उसकी लहरें स्थिर थीं, लेकिन ऊपर की ओर उठती प्रतीत होती थी। नदी के मध्य में एक द्वीप था, जो पहले नहीं था, और रात में नदी से नीली रोशनी निकलती थी, जो कभी कभी हवा में आकृतियां बनाती, जैसे कोई संदेश देना चाह रहा हो। वेदाचार्य वागीश ने रात को आकाश देखकर बताया, नक्षत्र उल्टे क्रम में चल रहे हैं। यह ब्रह्मांडीय विपथन का संकेत है। अगर किसी ने इसे कृत्रिम रूप से किया है, तो वह केवल भूगोल नहीं, आकाश को भी मोड़ने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने एक नाव का प्रबंध किया और गंधर्वा नदी के उस नए द्वीप की ओर बढ़े। नाव जब द्वीप के पास पहुंची, तब एक अजीब बात हुई। नदी ने खुद नाव को आगे धकेलना शुरू कर दिया, जैसे वह चाहती हो कि वे वहां पहुंचे। द्वीप पर एक प्राचीन पत्थर मिला। उस पर शिलालेख थे, नक्शा उल्टे नक्षत्र का, सत्य और भ्रम की नदी को उलटकर स्वर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 3 द्वार हैं, प्रथम जल, द्वितीय छाया, तृतीय स्वयं। मिर्जा आयान बोला, यह कोई साधारण संकेत नहीं, यह रहस्यमय विज्ञान और दर्शन का संयुक्त प्रतीक है। शिलालेख के अनुसार प्रथम द्वार जल है। बीरबल ने नदी के जल से बने एक छोटे गड्ढे में हाथ डाला। अचानक वह चेतना खो बैठा। जब उसकी आंखें खुलीं, वह खुद को एक और दुनिया में पाता है, जहां लोग उल्टी भाषा बोलते हैं, पेड़ जड़ों से लटके होते हैं, और नदी की धाराएं आकाश में बहती हैं। वहां एक व्यक्ति मिला, जो हूबहू बीरबल जैसा था। उसने कहा, तुम यदि उत्तर खोजते हो, तो अपनी सबसे गहरी शंका का उत्तर दो। अगर सत्य उलट जाए, तो क्या वह झूठ नहीं होता? बीरबल चुप रहा। और फिर अचानक उसकी चेतना वापस लौटी। अगली रात द्वीप की छाया का आकार मनुष्य जैसा हो गया। रात में वह छाया धीरे धीरे चलती थी, और उसकी दिशा नदी के विपरीत बहाव की ओर थी। बीरबल और मिर्जा आयान छाया के पीछे गए। छाया एक गुफा तक पहुंची, जहां जली हुई दीवारों पर कुछ लिखा था। तृतीय द्वार वहां खुलता है, जहां दर्पण में परछाई भी पीछे भागे, और पास ही एक वस्त्र मिला।
वह वस्त्र सल्तनत के एक प्राचीन वैज्ञानिक का था, फकीर रजा उल उलूम, जिसे वर्षों पूर्व मृत घोषित कर दिया गया था। तीसरा द्वार स्वयं था। बीरबल ने अकेले मंदिर के भीतर ध्यान लगाया। ध्यान के दौरान उसने एक सपना देखा, अकबर का चेहरा, फिर उल्टे शहर, फिर स्वयं बीरबल जो बीरबल नहीं था, बल्कि एक और व्यक्तित्व, जिसने स्वयं नदी को उलटने की योजना बनाई थी। एक अजीब स्वर गूंजा, हर सत्य के भीतर एक असत्य छुपा होता है, और हर असत्य के भीतर एक गुप्त योजना। बीरबल जब जगा, तो उसके हाथ में वह त्रिकोण प्रतीक खुदा हुआ था। बीरबल जब लौटकर दिल्ली पहुंचा, तब दरबार में सब कुछ बदल चुका था। अकबर की मुद्रा गंभीर थी। उन्होंने बताया, अब बंगाल और सिंध की नदियां भी उलटने लगी हैं। और कुछ मंत्रियों के सपनों में एक ही शब्द बार बार आता है, अल्फा। बीरबल चौंका। अल्फा वह गुप्त संगठन था जिसके बारे में वह केवल दंतकथाओं में सुनते आए थे, एक ऐसा समूह जो ब्रह्मांडीय तंत्र और राजनीतिक सत्ता को एक साथ नियंत्रित करने की कोशिश करता था। रात को बीरबल के कक्ष में एक गुप्त पत्र फेंका गया, तीनों द्वार खुल चुके हैं। उल्टी नदियां अब केवल आरंभ हैं। अगला निशाना वह है जो बहाव के खिलाफ सोचता है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा निर्णय, और पत्र के नीचे वही प्रतीक, उल्टा त्रिकोण। बीरबल ने खिड़की से देखा, यमुना में हलचल थी। शायद अब तीसरी नदी भी उल्टी बहने वाली थी। दिल्ली की हवाओं में कुछ अजीब था। नदी की उलट धारा अब यमुना तक पहुंच चुकी थी। महल की दीवारें ठंडी और चुप थीं। हर गली में अफवाह थी कि समय पलट गया है। लोग अपने सपनों को उल्टा देखने लगे थे। धूप भी पूर्व में नहीं, पश्चिम से निकल रही थी। अकबर के निजी कक्ष में दरबारियों की बैठक चल रही थी। बीरबल, अकबर ने कहा, अब यह एक राजनीतिक संकट नहीं, एक दार्शनिक युद्ध है। यह कोई युद्ध तलवारों से नहीं, सोच से लड़ा जाएगा। बीरबल की आंखों में वही गहराई थी। जहांपनाह, वह बोला, अब समय है कि मैं अल्फा को खोजने निकलूं, नहीं तो अगली उल्टी चीज हमारी चेतना होगी। बीरबल ने उस गुप्त पत्र का विश्लेषण कराया जो उसे पिछली रात मिला था। त्रिकोणीय प्रतीक को जब प्रकाश की 3 किरणों के नीचे रखा गया, तो उसमें से एक अदृश्य नक्शा उभरा। नक्शे में लिखा था, अंतिम दरवाजा वहां खुलता है जहां स्याही विचारों में बदल जाती है और विचार भविष्य लिखते हैं। उस नक्शे के केंद्र में था एक स्थान, तलातुम, जिसका जिक्र इतिहास में कहीं नहीं था। मिर्जा आयान ने बताया, तलातुम एक वैचारिक स्थान है जिसे केवल वह देख सकता है जो 3 प्रश्नों के उत्तर दे सके। बीरबल ने अपने ध्यान और स्मृति के बल पर 3 प्रश्नों को खोजा जो गुप्त लेखों में वर्णित थे। यदि सत्य को प्रमाण की जरूरत है, तो क्या वह स्वयं में कमजोर है? यदि लोग वही देखते हैं जो दिखाया जाए, तो क्या सत्य की कोई स्वतंत्रता है? यदि इतिहास को दोहराया जाए, पर नाम बदल दिए जाए, तो क्या वह नया कहलाएगा? इन 3 प्रश्नों के उत्तर बीरबल ने नदी की उल्टी धारा, गांवों के गायब होने और मंदिरों की छाया बदलने से जोड़े। और तभी उसे एक और रहस्यमयी संकेत मिला, एक रूपांतरित व्यक्ति से मिलने का निमंत्रण। बीरबल को तलातुम नामक स्थान के लिए संकेतों का पालन करना पड़ा, जो उसे अंततः एक गुफा तक ले गया, जहां जल की बूंदें उल्टी गिरती थीं और दीवारें समय की तरह खिसकती थीं। वहां मिला उसे एक व्यक्ति, जिसके चेहरे पर नकाब था। मैं वही हूं, जिसे सबने भुला दिया, पर जिसने तुम्हें चुना है, उस व्यक्ति ने कहा। तुम कौन हो? मैं अल्फा का प्रथम विचार हूं, जिसे एक समय बीरबल ने ही जन्म दिया था, बस उसे याद नहीं। बीरबल सन्न रह गया। उस व्यक्ति ने बीरबल के सिर पर हाथ रखा और बीरबल की स्मृति उलटने लगी। वह समय देखता है जब वह किशोर था, एक फकीर से मिला था जो कहता था कि एक दिन तुम सत्य को उलट दोगे। वह देखता है एक सपना जहां वह अकबर के बदले किसी और राज सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसे कोई नहीं पहचानता। एक दृश्य और उभरता है, बीरबल एक गुप्त सभा में उल्टा नक्शा बना रहा है और कहता है,
हमें सत्य को उसकी परछाई से मिलाना होगा, तभी विचारों की क्रांति होगी। बीरबल चौंक कर उठ बैठा। क्या मैं ही अल्फा का रचयिता हूं? रूपांतरित व्यक्ति ने कहा। बीरबल, जब सत्ता स्थिर हो जाती है, विचार सड़ने लगते हैं। अल्फा एक प्रयोग था, नदियों को उलटकर सोच को उलटने का। तुम्हारा ही विचार था, पर इसे किसी ने हथिया लिया। कौन? बीरबल ने पूछा। तुम्हारे ही दरबार में कोई, जो अब मुख्य संयोजक बन चुका है। बीरबल को एक चेहरा याद आया, वजीर अब्दुल रहमान, जो अकबर के सबसे पुराने सलाहकारों में से था। बीरबल दिल्ली लौट आया, लेकिन चुपचाप। रात में वह पुराने बहरूपियों के वेश में दरबार की गुप्त तहखानों की छानबीन करने लगा। और फिर उसे मिला सभागृह 47, जहां केवल सीमित दरबारी ही जाते थे। वहां बीरबल ने देखा अब्दुल रहमान के नेतृत्व में एक गुप्त सभा, जिनकी दीवारों पर उल्टी नदियों, उल्टी लिपियों और उल्टे वाक्यों की नीतियां लिखी थीं। विचार उल्टो, ताकि लोग असली प्रश्न पूछना बंद कर दें। संवेदना को विज्ञान से बदलो, भावना नहीं, गणना चाहिए। इतिहास को नए नाम दो, ताकि लोग कभी पुराने को खोज न पाएं। बीरबल ने अब तय कर लिया, उसे अल्फा को अंदर से ही उलटना होगा। बीरबल ने मिर्जा आयान, वेदाचार्य वागीश, सत्यसेन और माधव को बुलाया। उसने योजना बताई, हम वो बीज फिर से बोएंगे, पर इस बार ठीक से। सत्य को झूठ की तरह पेश कर, झूठ को सत्य बना दिया गया। अब हमें सोच को उलटने नहीं, संतुलित करने की जरूरत है। वह तलातुम में लौटा, वहां अब नदी एकदम शांत थी। और तभी संदेश मिला, तुमने द्वार खोले, अब समय है चौथे द्वार का, वह जो भाषा से परे है। बीरबल गहराई में उतरता जा रहा था, मन की, समय की, सत्ता की और सबसे जटिल, स्वयं की गहराई में। तलातुम अब एक प्रतीक बन चुका था, वह स्थल नहीं जहां जाकर पहुंचते हैं, बल्कि वह बिंदु जहां चेतना वाणी से परे हो जाती है। चौथा द्वार, जो पिछले भाग में एक रहस्यमय संदेश के रूप में सामने आया था, अब बीरबल के लिए एकमात्र मार्ग था। वह जो वाणी से परे है, वहां पहुंचने के लिए मौन ही साधन है। यह साधारण खोज नहीं थी। नदियां उलट चुकी थीं, सत्ता के भीतर अल्फा फैल चुका था, और बीरबल अब खुद के भीतर उतरने वाला था। बीरबल ने स्वयं को 7 दिनों के पूर्ण मौन व्रत में रखा। उसने न किसी से बात की, न संकेत दिया। बस बैठा रहा, ध्यानस्थ। इन 7 दिनों में वह जो देखता, सुनता और महसूस करता रहा, वह शब्दों में नहीं था। कभी कभी उसे लगता कि वह गूंज बन गया है। कभी उसे लगता वह स्वयं नदी है, जो उल्टी बह रही है। कभी वह अपने शरीर को देखता था, पर उसमें स्वयं को नहीं पाता। 7वें दिन उसने एक गूंज सुनी, कोई कह रहा था, अब तुम द्वार के योग्य हो। पर वहां पहुंचने के बाद लौटना तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, बस संकेत थे, चंद्रमा की छाया जब पूर्व की ओर गिरे, नदियां जब पूर्णिमा की रात चुप हो जाए, और मन जब शून्य को स्वीकार कर ले। इन संकेतों का पालन करते हुए वह उत्तर दिशा में एक निर्जन घाटी पहुंचा, नीरथाल, जिसे लोक कथाओं में भूले हुए विचारों का श्मशान कहा जाता था। वहां कोई नहीं था, बस चुप्पी, हवा और ध्वनि की अनुपस्थिति। वहीं एक चट्टान थी, जिस पर कोई शब्द नहीं, कोई संकेत नहीं। और फिर बिना किसी दरवाजे के वह चट्टान अचानक 2 हिस्सों में बंट गई और एक मार्ग खुला। बीरबल जब भीतर गया तो वहां कुछ नहीं था, न प्रकाश न अंधकार, केवल मौन। वहां उसे दिखा स्वयं का बालरूप, जो उससे बातें नहीं कर रहा था, बल्कि मौन में उसे कुछ बोध दे रहा था। उसने देखा बचपन में की गई एक चोरी, जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। एक विचार जो उसने राजद्रोह के समय अपने मन में दबा दिया था। एक भय कि वह स्वयं ही कहीं अल्फा की कल्पना का जनक न हो। फिर वह बालरूप बोला, बिना बोले, तुमने 3 द्वार खोले
और चौथे पर स्वयं से ही टकरा गए। अब पांचवां द्वार आने वाला है, जहां मौन भी नहीं होगा। बीरबल चौंक गया। पांचवां द्वार, चौथे द्वार से लौटने पर बीरबल बदला हुआ था। उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी चुप्पी अब भय पैदा करती थी। वह दरबार लौटा, पर अब कोई बात नहीं करता था। वह बस देखता और लोगों के चेहरों से सच पढ़ लेता। एक रात अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या अल्फा अब भी बढ़ रहा है? बीरबल ने केवल सिर हिलाया। हाँ। क्या हमारे ही कुछ दरबारी? बीरबल ने इस बार न सिर हिलाया, न कुछ कहा। बस एक कागज बढ़ाया। उस पर कोई शब्द नहीं थे, पर जब उसे चंद्रमा की रोशनी में देखा गया, तो एक नाम उभरा, माधव, वही कवि जो हमेशा बीरबल का मित्र था। माधव को जब बुलाया गया, उसने स्पष्ट रूप से कहा, हाँ, मैं अल्फा का एक सूत्रधार हूं। लेकिन बीरबल ही हमारे निर्माता हैं। हम केवल उनके विचार को पूरा कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, वह अब भी शांत था। माधव ने आगे कहा, बीरबल ने ही वर्षों पहले कहा था, यदि सत्य को ज़ुबान से नहीं कह सकते, तो उसे मौन की लहर से फैलाओ। हमने बस यही किया। अल्फा को किसी ने नहीं बनाया, वो तो एक मौन विचार है, जो अब विचारों की नदी बन चुका है। बीरबल तब बोला, पहली बार मैंने बीज बोया, लेकिन तुमने उसे जहर से सींचा। इसी बीच खबर आई, एक और नदी गुप्त रूप से शाही तालाब से निकलने लगी थी, और वह भी उल्टी दिशा में। इसका मतलब था कि दरबार स्वयं अब संक्रमण में था। बीरबल ने वह शिलालेख निकाला जो उसने द्वीप पर पाया था। उसके अनुसार यदि कोई नदी एक खास ध्वनि तरंग के स्पंदन से मेल खाती है, तो वह उसका बहाव बदल सकती है। अब सवाल था, यह ध्वनि किसने छोड़ी? कौन सा यंत्र इसका कारण बना? तलाशी में पाया गया, महल के नीचे एक गुप्त प्रयोगशाला, जहां माधव द्वारा रचित कविताओं को ध्वनित रंगों में बदला जा रहा था। यह विचारों का शाब्दिक हथियार था। बीरबल ने अकेले कक्ष में ध्यान लगाया, और वहां एक नया संदेश उभरा, अपने आप। तुमने मौन को पाया, अब शून्य को संभालो। पांचवां द्वार वहां है, जहां अस्तित्व स्वयं को भुला दे। क्या यह किसी अस्तित्वहीन स्थिति का संकेत है? या बीरबल को अब किसी और चेतन स्तर पर प्रवेश करना है? अंत में बीरबल एक कांच की बनी नदी के पास पहुंचा। वह न बहती थी, न स्थिर थी, जैसे विचार की भाप हो। वहां एक ध्वनि उभरी, अब कोई द्वार नहीं बचे, केवल दर्पण है। और हर दर्पण में अल्फा की एक छवि है। सवाल यह नहीं कि अल्फा कौन है, सवाल यह है कि तुम किस दर्पण को सच मानोगे। बीरबल खुद को कई दर्पणों के बीच खड़ा पाता है। हर दर्पण में वह अलग रूप में है। कहीं वह कवि है, कहीं राजा, कहीं साधु, और कहीं अल्फा का शासक। वह चुपचाप मुस्कराता है। अचानक सभी दर्पण टूट जाते हैं, और कहानी वहीं अधूरी पर संपूर्ण छूट जाती है। बीरबल अब लौट चुका था, पर वह पहले जैसा नहीं था। अब उसके मौन में भी उथल-पुथल थी। अकबर उसके व्यवहार में कुछ देख पा रहे थे, गहराई या द्वंद्व, या शायद एक छिपा हुआ निर्णय। दरबार में सब बदल गया था। अब वजीर अब्दुल रहमान गायब था। कवि माधव कैद में था, पर मुस्कुरा रहा था। और यमुना पूरी तरह उल्टी बह रही थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब सवाल यह नहीं कि कौन अल्फा है। सवाल यह है, क्या मैं अब भी बीरबल हूं? अकबर चौंक गए। बीरबल ने घोषणा की कि वह स्वयं अल्फा के मूल स्रोत की यात्रा पर जाएगा, एक ऐसी जगह जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा, पर कई बार सपना देखा था। वेदाचार्य वागीश बोले, यह कोई भौगोलिक स्थल नहीं, यह चेतना की यात्रा है। वहां पहुंचने वाला या तो शून्य हो जाता है, या शासक। बीरबल ने कहा, तो फिर मैं या तो सब कुछ भूल जाऊंगा, या सब कुछ समझ लूंगा। और वह निकल पड़ा, अकेले, बिना हथियार, बिना नक्शे।
कुछ दिनों की यात्रा के बाद बीरबल एक जंगल में पहुंचा, पर यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह स्वरूपवन था, जहां हर पेड़, हर छाया, हर हवा में उसका ही एक रूप छिपा था। वहां वह बीरबल मिला जो युद्ध प्रिय था। एक बीरबल मिला जो सिर्फ कवि था। एक और मिला जो किसी का मंत्री नहीं बल्कि राजा था। और अंत में मिला बीरबल अल्फा, जो बोले, क्या तुम जानते हो कि तुमने कब विचार की क्रांति बोई थी? तुम्हारे शब्द कभी कभी विचार बन जाते हैं और फिर हथियार। हमने तुम्हारे उन्हीं विचारों से अपना संविधान रचा। बीरबल चुप था, उसने किसी को नहीं मारा था, फिर भी बहुत कुछ उसके नाम पर हो चुका था। जंगल के पार एक विशाल सफेद गुंबद दिखा, बिना द्वार के, बिना सीढ़ियों के। यह शून्य महल था, एक ऐसा स्थान जहां अस्तित्व विचार में बदलता है और विचार धुंध में। बीरबल ने ध्यान लगाया। वहां उसे फिर वही बाल रूप मिला, जिसने कहा, यह महल तब खुलेगा जब तुम यह तय करोगे तुम्हारा अंतिम रूप क्या होगा। शासक, सेवक, विचार या मौन? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। महल अपने आप खुल गया। महल के अंदर कोई रंग नहीं था, बस एक दर्पण और एक सिंहासन। दर्पण में बीरबल ने जो देखा वह चौंकाने वाला था। एक ओर वह था राजा की सेवा में निष्ठावान मंत्री। दूसरी ओर वह विचारों का शिल्पी जो अल्फा की नींव बना। और बीच में एक बीरबल जो सत्ता को तोड़कर नया समाज बनाना चाहता था। फिर एक आवाज आई, अब चुनाव करो। तीनों रूपों में से कौन हो तुम? या फिर क्या चौथा भी कोई है जो अब तक छिपा रहा? बीरबल ने आंखें बंद की। उधर दरबार में भी हलचल थी। अकबर ने कवि माधव को बुलाया और पूछा, क्या बीरबल वापस आएगा? माधव बोला, वह वापस तो जरूर आएगा, पर सवाल यह है, किस रूप में? सैन्य गुप्तचर ने बताया कि नर्मदा और सरस्वती भी अब उल्टी बहने लगी हैं। वेदाचार्य वागीश ने कहा, जब सभी नदियां उलट जाएं, तो समाज का बहाव भी उलटने लगता है। तो क्या बीरबल अब दरबार से परे सोच रहा है, या वह दरबार को किसी और मोड़ने आया है? अकबर मौन हो गए। 7 दिन बाद बीरबल लौटा। उसका चेहरा शांत था, आंखें बहुत गहरी, पर मुख पर मुस्कान। उसने दरबार में प्रवेश किया और पहले की भांति झुककर सलाम किया। पर सब कुछ अलग था। अकबर ने पूछा, क्या तुमने अल्फा को हराया? बीरबल बोला, जहांपनाह, अल्फा कोई संस्था नहीं, वह तो विचारों की गूंज है। मैं उसे हराकर नहीं लौटा, मैं उसे समझकर लौटा हूं। तो अब क्या होगा? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराया, अब वह होगा जो होना चाहिए था, लेकिन उसे केवल विचारों से नहीं, मौन और क्रिया से गढ़ा जाएगा। बीरबल ने सभागृह 47 को फिर से खुलवाया। उसने सब दरबारियों को आमंत्रित किया, एक विशेष सभा के लिए। सभा में बीरबल ने कहा, यह सभा अब से न केवल राजा की सेवा के लिए, बल्कि विचार और चेतना की रक्षा के लिए भी कार्य करेगी। अल्फा अब बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हर निर्णय, हर चुप्पी, हर कविता में। हमें अब यह तय करना है, अल्फा का इस्तेमाल सत्ता के लिए होगा या समाज के लिए। सभा मौन थी। बीरबल बीच में रुका और धीरे से एक मोहर रखी, जिस पर त्रिकोण का निशान नहीं था, बल्कि एक वृत्त था जिसमें कुछ नहीं लिखा था। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोला, यह वह प्रतीक है जहां सब कुछ आरंभ होता है और कुछ भी नहीं लिखा होता है। इसे भरना अब आपका, मेरा और समाज का कार्य है। सभा समाप्त हो गई, लेकिन एक गुप्त दूत रात में अकबर के पास पहुंचा। उसने एक पत्र दिया, उसमें बस इतना लिखा था, 5वां द्वार अब भी खुला है। और बीरबल अब उसके पास पहरेदार नहीं, शायद मार्गदर्शक है। बीरबल लौट चुका था। वह सभा में बोला था, अल्फा अब एक बाहरी खतरा नहीं, वह हमारी चेतना के भीतर है। अब चुनाव हमें करना है, नदियां उल्टेंगी या सोचें,
दरबार में कुछ चुपचाप सिर झुका रहे थे। पर एक चेहरा था जो मौन नहीं था, बल्कि जल रहा था। बादशाह अकबर। वह अकेले अपने कक्ष में टहल रहे थे। बीरबल अब मौन नहीं, विचारों की अग्नि बन चुका है। यदि यह अग्नि मुझ तक पहुंच गई तो क्या मैं भी उलट जाऊंगा? इसी प्रश्न ने अकबर को खींचा सम्राट के द्वार की ओर। अकबर ने एक रात दरबार से हटकर स्वयं वेदाचार्य वागीश, कवि माधव, जो अब क्षमा प्राप्त कर चुका था, और दरबारी दार्शनिक मिर्जा आयान को बुलाया। मुझे सच सच बताओ, अकबर ने कहा, क्या बीरबल अब भी मेरे मंत्री हैं या वह किसी नई सत्ता के रचयिता हैं? वागीश बोले, जहांपनाह, बीरबल अब न मंत्री हैं, न विद्रोही। वे अब प्रवृत्ति बन गए हैं, एक वैचारिक तरंग। माधव बोला, मैं उनका अनुयायी था, पर अब वे विचार नहीं, दर्पण हैं। आप उनमें अपना अक्स देख सकते हैं, या छाया? मिर्जा आयान बोला, आप यदि उन्हें रोकना चाहें तो पहले आपको अपनी सोच से बाहर निकलना होगा। अकबर मौन हो गए। अकबर ने अब निर्णय लिया, वह स्वयं उस स्थान पर जाएगा जहां बीरबल ने 5वां द्वार देखा था। वह स्थान था शून्य महल। पर वहां पहुंचने का रास्ता शारीरिक नहीं, मानसिक था। वेदाचार्य वागीश ने एक मंत्र दिया, 7 रात्रियां मौन रहो। 8वीं पर जो सपना आए उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, वही द्वार बनेगा। अकबर ने व्रत लिया। 7 रातें बीत गईं। 8वीं रात उसे सपना आया, बीरबल उसके सामने था, पर आंखों में आग थी। हर दरबारी उल्टा चल रहा था। यमुना की लहरें आकाश में उठ रही थीं। और वह स्वयं एक बालक के रूप में था, अपने पिता हुमायूं के सामने खड़ा। तभी एक आवाज आई, यदि तुम सम्राट हो तो प्रश्न मत पूछो, स्वयं उत्तर बनो। अगली सुबह अकबर अकेले शाही वेश त्याग कर निकल पड़ा। रास्ता उसे तलातुम तक ले गया, वही स्थान जहां बीरबल पहले गया था। पर अब वहां सब शांत नहीं था, वहां एक मेला लगा था। लोग हंस रहे थे, गा रहे थे, और हर व्यक्ति के हाथ में त्रिकोण चिन्ह वाला पत्र था। यह कौन सा संगठन था जो खुलकर अल्फा की शिक्षाएं बांट रहा था? अकबर ने एक पत्र पढ़ा, यदि सत्य को राजाज्ञा में बांध दिया जाए तो झूठ ही विद्रोह बनता है। यदि हर नदी उल्टी बहे तो शायद हम सीधा देखना सीख लें। अकबर भीतर तक कांप गया। क्या बीरबल ने सच में नई सत्ता खड़ी कर दी थी? तलातुम के मध्य एक विशाल मंच बना था, और उसी पर बीरबल खड़ा था। लोग तालियां बजा रहे थे, जैसे वह कोई संत हो, विचारक हो, या फिर सम्राट। बीरबल ने अकबर को देखा और मंच से उतर आया। आप आए, वह बोला। अकबर ने कहा, तुमने मुझे बुलाया या चुनौती दी? बीरबल मुस्कुराया, मैंने न बुलाया न रोका, मैंने बस द्वार खोले, आप चल पड़े। क्या तुम सम्राट बनना चाहते हो? बीरबल बोला, मैं अब किसी गद्दी का इच्छुक नहीं, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि गद्दी अब क्या है। एक प्रतीक, एक उत्तरदायित्व, या एक पिंजरा? बीरबल अकबर को शून्य महल के अंतिम कक्ष तक ले गया। वहां केवल एक कुर्सी थी, पर वह सिंहासन नहीं, कांच की बनी एक सीधी पीठ वाली कुर्सी थी। बीरबल ने कहा, यदि आप इस पर बैठते हैं तो सब कुछ देख पाएंगे, वह भी जो सच है और वह भी जो छुपाया गया है। पर एक शर्त है, आपको अपनी पहचान भूलनी होगी। अकबर ने पूछा, और यदि मैं न बैठूं? तो आप सम्राट बने रहेंगे, लेकिन शायद एक छवि, विचार नहीं। कुछ पल बीते। अकबर ने बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही अकबर बैठा, चारों ओर दर्पण उभरे। हर दर्पण में वह स्वयं को अलग रूप में देख रहा था। एक में वह हंस रहा था, पर सिंहासन पर नहीं, जनता के बीच। दूसरे में वह अकेला था, अंधकार में। तीसरे में वह स्वयं को ही युद्ध की आग में धकेल रहा था। चौथे में वह नहीं था, बल्कि बीरबल वहां बैठा था। तभी एक स्वर गूंजा, सम्राट की शक्ति निर्णय में नहीं,
त्याग में होती है। क्या तुम स्वयं को त्याग सकते हो ताकि लोग स्वयं की सत्ता समझ सकें? अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन दरबार में एक अजीब घोषणा हुई, बीरबल अब दरबार से अनुपस्थित रहेगा, वह विचार सभा का नेतृत्व करेगा। और अकबर खुद सभा में एक सदस्य बनकर शामिल होंगे। किसी ने पूछा, अब सम्राट कौन? उत्तर आया, विचार। अंतिम पंक्ति में बीरबल और अकबर साथ बैठते हैं, एक सादी चौकी पर। उनके सामने देश के नक्शे हैं, नदियों की लहरें हैं और समाज की नब्ज है। तभी एक बच्चा आता है और पूछता है, क्या मैं भी अल्फा बन सकता हूं? बीरबल मुस्कुराता है। बीरबल अब दरबार में नहीं बैठता था। वह विचार सभा का मार्गदर्शक बन चुका था। अकबर, जो कभी सिंहासन पर बैठते थे, अब उसी सभा में साधारण सदस्य की तरह भाग लेते थे। नदियां अब स्थिर थीं, लेकिन समाज में कुछ अजीब सा थमाव आ गया था। जहां पहले लोग सोचते नहीं थे, अब वे जरूरत से ज्यादा सोचने लगे थे। जब हर मनुष्य स्वयं विचार बनने लगे, तो क्या व्यवस्था नष्ट हो जाती है? एक नए आंदोलन की सरगर्मी उठ रही थी। उसे नाम दिया गया था दर्पण सिद्धांत। इसका नेता था एक अनजान युवा विचारक, जो खुद को कहता था परावर्तन। विचार सभा में पहली बार एक मुद्दा सामने आया, जनता भ्रमित है। वेदाचार्य वागीश बोले, जब हर व्यक्ति अपने भीतर दर्पण देखता है, तो वह यह भूल जाता है कि दूसरों के लिए भी कोई दृष्टिकोण हो सकता है। माधव ने कहा, अब लोग अकबर और बीरबल को देवता नहीं, विचार मानते हैं, और हर कोई स्वयं को देवता बनाने पर तुला है। मिर्जा आयान ने सूचना दी, दक्षिण से एक विचारक उभरा है, जिसने बीरबल के अल्फा दर्शन को पलटने की शपथ ली है। उसका कहना है, यदि हर दर्पण में चेहरा दिखता है, तो कौन सा असली है? अकबर और बीरबल एक दूसरे की ओर देखते हैं। वह एक युवा था, लंबा, तीखी दृष्टि और अस्पष्ट मुस्कान वाला। उसके पास कोई गुट नहीं, कोई हथियार नहीं, बस शब्द थे। परावर्तन बोला। बीरबल ने सत्य की खोज में दरवाजे खोले, पर भूल गया कि दरवाजों से भीड़ भी आती है। अकबर ने सिंहासन छोड़ विचार चुना, पर जब राजा साधारण हो जाए, तो प्रजा कहाँ जाए? उसके भाषण वायुरहित रात में आग लगा देते। वह बीरबल के विचारों को कहता था, चिंतन का एक तरफा परावर्तन, और उसका घोष था नए दर्पण की स्थापना, जहां हर सोच को केवल दर्शाया नहीं जाएगा, बल्कि परखा जाएगा। अकबर ने परावर्तन को विचार सभा में बुलाया। सभा में परावर्तन बोला, आप लोग सत्य को व्यक्तिगत बना चुके हैं। अब समाज को पुनः संगठित करने का समय है। मैं प्रस्ताव करता हूं त्रिकाल सभा की स्थापना। त्रिकाल सभा एक ऐसी संस्था जो भूत को याद रखे, वर्तमान को संशोधित करे और भविष्य को निर्देश दे। बीरबल ने पूछा, पर सत्य किसके पास रहेगा? परावर्तन ने कहा, सत्य अब साझा किया जाएगा, विचार सभा में नहीं, दर्पण सभाओं में, जो गांव-गांव लगेंगी। यह प्रस्ताव सभा में बंट गया। कुछ लोग बीरबल के साथ, कुछ परावर्तन के। धीरे धीरे राजधानी के बाहर दर्पण सभाएं बनने लगीं। इन सभाओं में लोग खुलकर बीरबल की नीतियों पर सवाल उठाने लगे। कई जगह उनके विचारों को दर्शन की तानाशाही कहा गया। एक वृद्ध किसान ने कहा, जब बीरबल बोलते हैं तो हम चुप रहते हैं। जब परावर्तन बोलता है तो हम सोचते हैं, शायद अब सच बोलने का समय है। अकबर चिंतित हुए। क्या हम उल्टी नदियों से निकलकर अब उल्टी विचारधाराओं में बह रहे हैं? एक दिन बीरबल स्वयं दर्पण सभा में गया, बिना आमंत्रण के। वहां परावर्तन बोल रहा था। बीरबल बोला, तुम परिवर्तन चाहते हो या सत्ता? परावर्तन मुस्कराया, सत्ता तो आपकी ही देन है बीरबल, मैं बस उसका पुनरावर्तन कर रहा हूं। आपने जनता को सोचने दिया, अब उन्हें निर्णय का भी अधिकार चाहिए। बीरबल मौन रहा। उसने सभा छोड़ दी, लेकिन जाते जाते एक वाक्य छोड़ गया,
दर्पण अगर हर बार टूटा दिखे तो शायद दोष उसका नहीं, देखने वाले की आंख का है। कुछ ही हफ्तों में एक नया नाम उभरा, अल्फा। यह परावर्तन का नया आंदोलन था। उसका घोष था, पहले अल्फा में विचार थे, अब अल्फा में कर्म होगा। राज्य को पुनर्गठित किया जाएगा, विचार प्रवक्ता नहीं, विचारकर्ता बनाए जाएंगे। अकबर अब असहज हो उठे। वेदाचार्य वागीश बोले, जहांपनाह, अब देश विचारों से थक चुका है। वह समाधान चाहता है, ठोस, स्पष्ट, निर्णयात्मक। बीरबल अकेले चुपचाप शून्य महल में गया। वहां उसे एक चिट्ठी मिली, यदि सोच ही सत्ता बन जाए तो क्रांति क्या करेगी। परावर्तन दिल्ली में पहली बार 2 जुलूस निकले। एक, विचार सभा का, शांत, मौन पर गहरा। दूसरा, अल्फा का, उग्र, जोशीला और चुनौतीपूर्ण। अकबर अब दोनों के बीच खड़े थे। एक ओर बीरबल, जो अब भी मौन में संभावनाएं देख रहा था। दूसरी ओर परावर्तन, जो कर्म के नाम पर विचारों को बदलना चाहता था। अंत में अकबर ने सभा बुलाई और कहा, अब समय है एक त्रय परीक्षा का। पहला भाग, विचार। दूसरा भाग, कर्म। तीसरा भाग, मौन। जो इस त्रिकोण को संतुलित कर सके, वही अगला मार्गदर्शक होगा। सभा मौन हो गई। दिल्ली 2 भागों में बंट चुकी थी। एक पक्ष, बीरबल और उसकी विचार सभा, मौन, संतुलन और चेतना की आवाज। दूसरा पक्ष, परावर्तन और उसका अल्फा, जोशीले, कर्म प्रधान और निर्णायक। बीच में खड़े थे अकबर, जो अब न सम्राट थे, न दर्शक, बल्कि निर्णायक। अकबर ने घोषणा की थी, एक त्रय परीक्षा होगी, जिसमें 3 चरण होंगे। 1, विचार की परीक्षा। 2, कर्म की परीक्षा। 3, मौन की परीक्षा। जो इन तीनों में संतुलन ला पाएगा, वही अंतिम पथदर्शक होगा। फिर कोई विचार, क्रांति या सत्ता नहीं बचेगी। सब शून्य में विलीन हो जाएगा। सबसे पहले परावर्तन को बुलाया गया। उससे पूछा गया, यदि हर व्यक्ति अपनी सोच को सर्वोच्च माने तो समाज कैसे चलेगा। उसने उत्तर दिया, हर व्यक्ति को स्वयं में राज्य बनाना चाहिए, पर राज्य केवल तब टिकता है जब लोग दूसरों की सोच में भी स्थान दें। सभा संतुष्ट थी। बीरबल से पूछा गया, तुमने मौन को सर्वोपरि माना, पर क्या कभी मौन भी भ्रम बन सकता है। बीरबल ने कहा, हाँ, जब मौन केवल मौन रहने के लिए हो और उससे सत्य नहीं निकलता, तो वह भ्रम बन जाता है। इसलिए मौन को अर्थ देना आवश्यक है। अकबर बोले, पहली परीक्षा दोनों ने उत्तीर्ण की है। यह परीक्षा थी किसी निर्णय को लागू करने की। दिया गया एक काल्पनिक निर्णय, यदि राज्य में पानी की कमी हो जाए और 2 नदियों को विपरीत दिशा में मोड़ना पड़े, तो किसे बलिदान दिया जाए, गांव या राजधानी। परावर्तन बोला, गांव, क्योंकि राजधानी से शासन चलता है। नीति को जीवित रखने के लिए कुछ हानि सहनी ही पड़ती है। बीरबल ने कहा, राजधानी को गलत नीति पर टिका शासन त्यागना चाहिए। यदि गांव बचे तो विचार बचेंगे और विचार से फिर राज्य बनता है। अकबर मौन थे, फिर बोले, यह उत्तर कोई सिद्ध नहीं करता, केवल प्रकाशित करता है कि सत्ता की भाषा अब बदल चुकी है। अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। अकबर ने कहा, अब तुम दोनों 1 घंटे मौन रहोगे, लेकिन हम तुमसे प्रश्न पूछते रहेंगे। तुम मौन में उत्तर दो, पर शब्दों में नहीं, अपने स्थिति, चेहरे और दृष्टि से। पूरे 1 घंटे तक दोनों मौन बैठे। सभा में कभी रोशनी कम होती, कभी बढ़ती। ध्वनि कभी लहर की तरह आती, कभी सन्नाटा छा जाता। बीरबल की आंखें स्थिर थीं, भीतर उतरती हुईं। परावर्तन की दृष्टि तेज थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। अंत में जब समय समाप्त हुआ, दोनों की आंखें मिलीं। अचानक परावर्तन मुस्कराया और बोला, अब मैं बोलूंगा, अंतिम बार। परावर्तन बोला, मैं कोई नया विचार नहीं, मैं बीरबल का ही अनुपस्थित भाग हूं। वह भाग जिसे बीरबल ने वर्षों पहले दबा दिया था, जब वह अल्फा की नींव रख रहे थे। सभा चौंक गई।
बीरबल ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, हाँ, परावर्तन मैं ही हूं। मैं अपने भीतर के दो भागों को लड़ता देख रहा था, एक जो संयम चाहता था, दूसरा जो विद्रोह। आज जब तुमने मेरे ही तर्कों को हथियार बना दिया, मैंने स्वयं को देखा। अकबर उठे और बोले, तो क्या यह युद्ध अंततः व्यक्ति और विचार का था? बीरबल बोले, नहीं, यह युद्ध विचार और उसके प्रतिबिंब का था। सभा में एक विशाल दर्पण लाया गया। वह समृद्धि दर्पण कहलाता था, जिसे कभी पुराने ऋषियों ने बनाया था। अकबर ने कहा, अब तुम दोनों दर्पण में देखो, जो भी उसमें स्वयं को पूर्ण रूप में देख पाएगा, वही अंतिम निर्णय लेगा। बीरबल और परावर्तन दोनों ने देखा। परावर्तन का चेहरा धीरे धीरे धुंधला पड़ गया। बीरबल का चेहरा स्पष्ट था, लेकिन उसके पीछे एक और छाया थी। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट हुई और वह अकबर की थी। बीरबल ने कहा, अब अंतिम उत्तर आप देंगे। मैं नहीं, न परावर्तन। अकबर बोले, राज्य को अब न दर्पण चाहिए, न धारणा। राज्य को अब संयोजन चाहिए, जहां विचार, कर्म और मौन तीनों एकत्र हों। मैं घोषणा करता हूं, विचार सभा और अल्फा दोनों विलीन किए जाते हैं। अब कोई सभा नहीं होगी, कोई नेतृत्व नहीं होगा। अब से हर नागरिक स्वयं विचार, स्वयं नेता और स्वयं शासक होगा। पर जिम्मेदारी भी उसी की होगी। यमुना, गंधर्वा, वरुणा, सभी नदियां अब स्वाभाविक दिशा में बहने लगीं। सभा भवन बंद हो गया। बीरबल ने विदाई ली और हिमालय की ओर निकल गया, जहां कोई नेता नहीं, केवल मौन होता है। परावर्तन अब मौन ही हो गया, क्योंकि वह छाया थी जो अपना कार्य पूर्ण कर चुकी थी। अकबर अकेले अपने कक्ष में बैठे हैं। एक शिष्य आता है और पूछता है, जहांपनाह, अब कोई सभा नहीं, न मंत्री, न नेता, तो मैं कैसे जानूं क्या सही है? अकबर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। अब से तुम्हारा ही मन ही अंतिम दर्पण है।